यूनिट के 4th चैप्टर को आज देखना है, चौथा चैप्टर फर्स्ट यूनिट का, और वो है रोल ऑफ सोसाइटी इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी इतिहास के विकास में, ऐतिहासिक विकास में समाज की भूमिका। ठीक है, उसके ऐतिहासिक विकास में समाज कितना प्रभावशाली है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है। अर्चित, अर्चित टीवी ऑफ करो बेटा, जाओ जाओ। देखो, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, उस क्रांति के 3 सिद्धांत थे। 3 सिद्धांत उभर कर सामने आए थे, स्वतंत्रता, समानता और तीसरा भ्रातृत्व। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 सिद्धांत थे इसके। तो इसमें जो ये तीसरा सिद्धांत है, एक तो समानता और भ्रातृत्व भी, ये दोनों ही सिद्धांत जो हैं वो किस ओर ये संकेत देते हैं, ये समाज में या आपस में, लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में आपसी इनमें एकता, सद्भाव, भ्रातृत्व की ओर ये संकेत करते हैं ये दोनों सिद्धांत। और फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो अकेले ही एक राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक क्रांति भी थी। ठीक है, जिसने जीवन के हर प्राय प्रत्येक क्षेत्र को, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये इसी क्रांति में जो ये एक सिद्धांत उभर कर सामने आया, उसके बाद फ्रांस के वहाँ के लोगों में कुछ ऐसा वर्ग भी सामने आया जो लोग ये चाहते थे कि समाज में एकदम जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, सबसे सामान्य और बिल्कुल निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जैसे छोटे ये किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, नाविक हैं, ऐसे ये छोटे छोटे लोगों का, उनकी एक अपनी सत्ता कायम हो। एक छोटा सा वर्ग था जो है पैंथियन सोसाइटी के नाम से ये फ्रांस में काम कर रहा था। और ये डायरेक्टरी का जब शासन था 1785 में, 1785 में वहां क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो बहुत सारे संक्रमणों से गुजर करके फ्रांस में फिर प्रजातंत्र की स्थापना हुई है। उसके पहले का दौर वहां बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं वहां। तो एक दौर था वहां जबकि वहां डायरेक्टरी का शासन था। तो उसी डायरेक्टरी के शासन के दौरान वहां पर फ्रांस में एक षड्यंत्र रचा गया था पैंथियन सोसाइटी के द्वारा। और पैंथियन सोसाइटी इसकी शाखाएं फ्रांस के प्राय सभी नगरों में स्थापित की गई थी। और ये चाहते थे कि फ्रांस में वो बिल्कुल निम्न वर्ग के लोगों का शासन कायम करना चाहते थे। और ये पैंथियन सोसाइटी के माध्यम से एक साथ वो फ्रांस में क्रांति करना चाहते थे। और ये क्रांति जो थी हो पाती उसके पहले ही डायरेक्टरी के शासकों को, जो डायरेक्टर्स थे, उनको इसकी जानकारी हो गई इस षड्यंत्र की। और इसके कारण क्या हुआ कि ये सारे पकड़ लिए गए। और इसका नेता था बूबूफ, फ्रैंकोइस बूबूफ नाम था, जो इनका इस पैंथियन सोसाइटी का वो शीर्षस्थ नेता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी सारे नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। और इस प्रकार ये जो था इसके पहले कि ये सफल हो पाती ये क्रांति, वहीं पे 1785 में ही ये कुचल दी गई। लेकिन ये विचारधारा नहीं इसे कुचलना संभव नहीं हो सका। निष्कासित कर दिया गया बहुत सारे नेताओं को। और वो नेता यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया कि समाज में जो निम्न वर्ग है, सामान्य वर्ग हैं, उनके शासन की स्थापना, उनके प्रति सहानुभूति, समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि अब तक के लिए बिल्कुल नया था। ठीक है, जो पुनर्जागरण के बाद जो नवीन इतिहास लेखन की जो एक परंपरा का जन्म हुआ था, उसमें भी इस पर नहीं बल दिया गया था कि समाज के जो सर्वसाधारण वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके दृष्टिकोण से इतिहास लेखन किया जाए। लेकिन ये जो एक क्रांति के समय, फ्रांसीसी क्रांति में ये जो एक छोटी सी, उस समय के लिए बहुत बड़ी घटना ये नहीं थी, लेकिन इस घटना की ध्वनि भविष्य में सदियों तक सुनाई दी और अभी भी सुनाई दे रही है।
तो निम्न वर्ग के लोग यानी सामान्य और निम्न वर्ग के लोगों के शासन की स्थापना का स्वप्न इन्होंने देखा था। ठीक है, तो ये जो थे ये विभिन्न इस पैंथियन सोसाइटी के नेता जो यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर जिन्हें निष्कासित कर दिया गया, वहां रहकर उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। चाहे इंग्लैंड हो, उसके अलावा फिर जर्मनी हो, प्राय इन दोनों देशों में अपनी विचारधारा का प्रसार, और इस विचारधारा को एक कहा जा सकता है कि एक पूरे ही वातावरण में 19वीं शताब्दी में ये विचार जो हैं समाज के सर्वसाधारण वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के शासन, उन्हें महत्व देना, इतिहास में, शासन में, तंत्र में उन्हें महत्व देना, ये सारे विचार जो थे वो वातावरण में, यूरोप के इन देशों के वातावरण में वो एक तरह से है कि वो उपस्थित थे। उन पर विचार विमर्श हो रहा था, आरंभ हो गई थी ये प्रक्रिया, और लेकिन इसे संस्थागत रूप देने का काम ये इंग्लैंड और ये जर्मनी में ये परंपरा बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। समाज का जो भी प्रजातांत्रिक विचारधारा के लोग थे, उनमें एक नई सोच पैदा हुई, और ये थी सामाजिक सोच की, कि समाज के सभी वर्गों का, जो सामान्य और निम्न वर्ग के लोगों का समाज में क्या स्थान हो, उनके महत्व को उन्होंने क्या कहें, महसूस करना, अनुभव करना आरंभ कर दिया था कि उन्हें महत्व देना है। तो इसी वातावरण में फिर कार्ल मार्क्स जो हैं, ये भी 19वीं शताब्दी में ही जर्मनी में पैदा हुए थे, और उन्होंने इन्हीं विचारों को एक संस्थागत रूप दिया था बाद में, जिसने जो कि समाजवाद के कम्युनिस्ट आंदोलन के जो सबसे बड़े प्रणेता विश्व में बने। तो ये जो है कहा जा सकता है कि ये समाजवादी आंदोलन जो है ये इसका जन्म हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही, 1789 के बाद ही इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसकी पहली कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना यद्यपि 1917 में रूस की क्रांति के साथ हुई, रूस की क्रांति के बाद हुई, लेकिन ये जो विचारधारा है ये यूरोप में बहुत ही प्रबल विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। वास्तव में ये जो सामाजिक इतिहास है और ये समाजवादी विचार जो हैं, इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि आखिर किसके द्वारा बनाई गई है, और किन विचारकों ने किस क्या कहें परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, किस पृष्ठभूमि में ये सामाजिक इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि, ये क्या कहें इसका ये आरंभ हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी। तो हम लोग देखें कि इसकी पृष्ठभूमि आर्थिक इतिहास ने बनाई है। इसकी पृष्ठभूमि आर्थिक इतिहास, और ये आर्थिक इतिहास क्या है, अभी तक का जो इतिहास था 19वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी के ये कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक का जो इतिहास था वो क्या था, राजनीतिक इतिहास था। हम पहले भी बताए हैं कि वो राजनीतिक परिवर्तनों का इतिहास, राजनीतिक परिवर्तन की घटनाओं का इतिहास अभी तक का था। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है 18वीं शताब्दी के अंत, 19वीं शताब्दी के ये आरंभ में, और वो थी औद्योगिक क्रांति। और इस औद्योगिक क्रांति ने एक नई दुनिया को जन्म दिया, एक नया विश्व, नई विचारधारा, जिसने कि समाज, अर्थव्यवस्था सभी में परिवर्तन लाया है। और कुछ इतिहासकार तो फ्रांसीसी क्रांति से अधिक महत्वपूर्ण इसे ये औद्योगिक क्रांति को मानते हैं। वो अपनी अपनी विचारधारा है। तो ये औद्योगिक क्रांति जो है, इसके कारण एक नए प्रकार के उत्पादन की पद्धति आई, जो बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, गाँव में जो जिस प्रकार का उत्पादन होता था, उसके स्थान पर अब क्या होने लगा है, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत अधिक उत्पादन अब होने लगा यूरोप के देशों में, जहां भी औद्योगिक क्रांति सफल हुई, आरंभ हुई, और जहां भी सफल हुई। तो इस वातावरण में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, विशेषकर ब्रिटेन के जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनमें क्या है कि इतिहास के लिए सामाजिक और आर्थिक जो उसके तत्व हैं, जो उसके कारक हैं इतिहास लेखन के, उनकी ओर इनकी दृष्टि गई, जो कि औद्योगिक क्रांति के कारण पैदा हुई थी। यानी औद्योगिक क्रांति के कारण जो समाज और अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, उसकी ओर ब्रिटेन के बौद्धिक वर्ग का ध्यान गया। परिवर्तन हुए हैं,
बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं औद्योगिक क्रांति के कारण जो उसके जो प्रभाव हैं उसको तुम लोग जानते हो कि बड़े-बड़े नगर बसने लगे, बस्तियाँ बसने लगी, औद्योगिक बस्तियाँ बसने लगी। बहुत बड़ी संख्या में गाँव से लोग आकर नगरों में बसने लगे। उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, उन्हें बहुत अमानवीय ढंग से उनसे काम लिया जाता था, काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, यहाँ तक कि आरंभ में उनके वेतन भी निर्धारित नहीं थे। वो एक बहुत ही असंगठित ढंग से सब कुछ आरंभ हुआ था, जो पूंजीपति जो कि पूंजीवाद का आरंभिक दौर था ये। तो उसमें क्या हुआ कि ये औद्योगिक क्रांति का जो एक भौतिकवादी दृष्टिकोण था, भौतिक या औद्योगिक क्रांति का जो भौतिक पक्ष था, उसने समाज में और अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तनों को जन्म दिया था। तो उन परिवर्तनों की ओर ब्रिटेन के बौद्धिक वर्ग का ध्यान सबसे पहले गया। और इसमें जो है ये जो पहले से वहाँ लोकतंत्र काफ़ी विकसित था, काफ़ी लोकप्रिय था। तो वहाँ की प्रणाली में अब और कुछ और भी तत्व जुड़ गए और वो तत्व क्या थे कि आधुनिक व्यापार, संघवाद, व्यापारियों का अपना संघवाद, जो ये जैसे तुम लोग जानते हो कि ये जो ये हैं, क्या कहें व्यापारिक संघ जो हैं, व्यापारिक संघ उसके अलावा ये उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी वो भी उनका भी निर्माण होने लगा था यूरोप के कई देशों में। उसके अलावा समाजवाद के आदर्श भी इसके साथ जुड़ते चले गए। यानी अब सिर्फ लोकतंत्र नहीं रहा, उदारवाद जो अभी तक लोकतंत्र को उदारवाद के अंतर्गत लाया जाता है, उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो इस उदारवादी दृष्टिकोण में अब अकेले लोकतंत्र, प्रजातंत्र नहीं रह गया, बल्कि अब इसमें क्या हो गया, व्यापारिक संघ भी जुड़ गया, व्यापारिक संघवाद भी इसमें जुड़ गया। उसके अलावा अब कम्युनिस्ट और समाजवादी तत्व भी इसके साथ जुड़ते चले गए, इस उदारवादी नए वातावरण में। और ये इसमें कहा जा सकता है कि ये जो आर्थिक प्रगति जो है, उसके निर्णायक जो प्रभाव हैं, वो समाज पर पड़ने लगे थे और उसके प्रति अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता पैदा होने लगी थी, इंग्लैंड जैसे देशों में। और इसी समय एक रचना आई थी, एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक इतिहास लेखक, इतिहास के दार्शनिक हैं, जिनका नाम है आर्नोल्ड टॉयनबी। नाम सुने होंगे तुम लोग शायद, आर्नोल्ड टॉयनबी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना आई, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये उनकी रचना है, 1884 में प्रकाशित हुई थी, टॉयनबी की ये रचना। और इन्होंने ये औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े-बड़े जो पूंजीपतियों का क्या कहें पूंजीपति वर्ग उभर कर सामने आया। उनके पास जो असीमित धन संपत्ति आने लगी थी और असाधारण उनके ये में संपत्ति में वृद्धि होने लगी थी, उसका उन्होंने उसमें चित्रण प्रस्तुत किया है। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार जो निर्धन वर्ग है, उसकी जो उसकी पीड़ाएं हैं और कितनी अधिक बढ़ती चली गई हैं इस असाधारण धन संपदा की वृद्धि जो एक वर्ग में हुई है, उसका परिणाम कितना अधिक व्यापक हुआ है निम्न वर्ग के, साधारण वर्ग के लोगों पर। और तेजी से सामाजिक अलगाव हुआ है इसके कारण, वर्गों के बीच दूरी बढ़ती चली गई है। टॉयनबी ने अपना ये सिद्धांत दिया है अपनी इस रचना में। और ये कि बार-बार मंदी हो रही थी, ये आर्थिक क्रांति के दौर में मंदी हो रही थी और शहरों में आप्रवास जो है ये बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। मतलब गाँव से नगरों की ओर आगमन हो रहा था लोगों का, और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही थी नगरीय जीवन में भी। और इन सबों की ओर जो बौद्धिक वामपंथ था, वो उसका ध्यान, वामपंथ जो लेफ्टिस्ट लोग थे, उनका ध्यान समाजवादी विचार के जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, उनका ध्यान गया। और पहले से इंग्लैंड में एक सोसाइटी थी, फैबियन सोसाइटी। फैबियन सोसाइटी, और फैबियन सोसाइटी जिसकी स्थापना हुई थी ये 1884 में ही इसकी भी स्थापना हुई। जब ये टॉयनबी की ये रचना जिस वर्ष प्रकाशित हुई, उसी वर्ष एक सोसाइटी का इंग्लैंड में गठन हुआ, लंदन में, जिसका नाम फैबियन सोसाइटी था। और इस फैबियन सोसाइटी जो थी
इसके ये फैबियंस जो थे वो क्या, इनकी क्या विचारधारा थी, ये चाहते थे समाज में ये क्या कहें, एक ऐसे सुधार सत्ता के द्वारा लाना जो समाजवादी सुधार हो, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से एकता पर आधारित सुधारों के पक्ष में थे ये, ठीक है। समानता पर आधारित सुधारों को सरकार द्वारा लाने के पक्ष में थे, ठीक है। नए सुधार लाना चाहते थे जो कि समाज में समानता की भावना पैदा कर सके, समानता यानी सभी वर्गों को समान ये कर सके, उन्हें समान क्या कहें वो समानता की ये के वातावरण की रचना कर सके। और ये जो सुधारवादी इनका प्रयास था, ये सत्ता के द्वारा ये धीरे धीरे ये सुधारवादी क्या कहें, ये चाहते थे कि परिवर्तन हो, ये किसी क्रांति के पक्ष में नहीं थे। जैसे कम्युनिस्ट जो आंदोलन, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह जो थे, वो उनका था कि हिंसक क्रांति के द्वारा परिवर्तन, समाजवाद लाया जाएगा। लेकिन इनका विचार, फैबियन जो थे, ये उदारवादी थे। ये चाहते थे कि समाजवाद आए, समाजवादी सुधार आए, लेकिन वो किस प्रकार से, वो क्रमिक सुधार हो, ठीक है। और सत्ता इस प्रकार के सुधार लाए जिससे कि समाज में सामाजिक दूरी लोगों की समाप्त हो, असमानता समाप्त हो। तो ये फैबियन लोग जो थे इंग्लैंड में बहुत बड़ी संख्या में थे। नया बौद्धिक उदारवादी वर्ग जो फैबियन थे, फैबियन सोसाइटी के सदस्य, वो इस प्रकार के इस ओर बहुत अधिक आकृष्ट हुए। और टॉयनबी की इस रचना को के प्रकाशित होने के बाद, और ये क्या है कि ये जो आर्थिक इतिहास में रुचि थी, ऐसे भी बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्हें आर्थिक इतिहास में रुचि थी, और वो आंकड़ों में वो रुचि रखते थे, जो हर साल सरकार प्रकाशित करती थी, जो आर्थिक और क्या कहें डेमोग्राफिक, जो जनसांख्यिकी के जो आंकड़े होते थे, उसमें जिनको बहुत अधिक ये रुचि थी, वो भी आर्थिक ढंग से इतिहास लेखन या इतिहास को देखते थे आर्थिक दृष्टिकोण से। ऐसी भी संख्या थी इंग्लैंड में बुद्धिजीवियों की। और ये नया जो वातावरण पैदा हुआ था, इसमें राजनीतिक इतिहास से परे उसी के समानांतर वो एक ऐसा इतिहास लिखना चाहते थे जो कि जिस पर पूरी तरह से 19वीं शताब्दी में इन बुद्धिजीवियों का ध्यान केंद्रित हुआ, जो कि आर्थिक इतिहास कहा जा सकता है। यानी जनता पर जनता के अर्थव्यवस्था, यानी जनता के आर्थिक जीवन पर आर्थिक जीवन का वर्णन इतिहास लेखन के तौर पर करना, यानी या फिर देश में जो आर्थिक जो भी परिस्थिति है उसका विवरण इतिहास में करना। तो ये राजनीति से परे, राजनीतिक घटनाओं से अलग एक नए इतिहास लेखन की ओर इनका ध्यान आकृष्ट हुआ। सिर्फ राजनीतिक घटनाएं ही इतिहास नहीं, बल्कि आर्थिक घटनाओं की ओर भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं, उनका क्या प्रभाव था, उसका विवरण और आंकड़ों सहित उसका विवरण लिखना, ये आर्थिक इतिहास लेखन की आरंभिक पृष्ठभूमि बनी, ठीक है। और ये कहा जा सकता है कि जनसाधारण का भी ध्यान जो है व्यक्ति से जनसाधारण की ओर, इतिहास की विषय वस्तु अब किसी एक व्यक्ति के स्थान पर अब सामान्य जनसाधारण इनके इतिहास की विषय वस्तु बन गया, ठीक है। एक व्यक्ति यानी राजाओं का इतिहास, सेनापतियों का इतिहास, बड़े लोगों का, महापुरुषों का इतिहास अब तक का इतिहास की विषय वस्तु थी। लेकिन अब इस नए वातावरण में, इस नई सोच वाले जो आर्थिक दृष्टिकोण से इतिहास को देखना चाहते थे, उनकी विषय वस्तु क्या बना, जनसाधारण, सामान्य वर्ग के लोग। उनकी इतिहास कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ये पूरा सामान्य वर्ग, सामान्य और निम्न वर्ग, उनके लिए विषय वस्तु बन गया इतिहास का, अध्ययन का और इतिहास का। और हम लोग देखें कि ये यद्यपि ये जो सोच आरंभ हुई थी इंग्लैंड, ब्रिटेन के बुद्धिजीवियों में, ये सोच ऐसा नहीं था कि बहुत तेजी से इनके विचार जो हैं बहुत विकसित हो गए। इन्हें कुछ समय के लिए अध्ययन की परिधि से बाहर रखा गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों देशों में आर्थिक इतिहास
जो है ये काफी लोकप्रिय होने लगा था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक ये काफी लोकप्रिय होने लगा था, क्योंकि इसके भी कारण थे। 20वीं शताब्दी का आरंभ यानी वो समय क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के पहले का, राष्ट्रों का अपना आर्थिक प्रतिद्वंदिता बहुत तीव्र गति से चल रही थी। उपनिवेशों के लिए उनमें आपस में बहुत अधिक क्या कहें प्रतिस्पर्धा थी। उनमें बहुत अधिक क्या कहें नए-नए ये क्या क्या कहें अपने लिए उपनिवेश, नए-नए उपनिवेशों को खोजना, वहाँ अपने आर्थिक लाभ के लिए अपने क्या कहें अपने उद्यमों को स्थापित करना, इस तरह के प्रयास प्रायः सभी बड़े देश, जितने यूरोपीय और अमेरिका के देश थे, वो सारे ये प्रयास कर रहे थे। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका के जो देश थे, वो सभी चाह रहे थे अपने-अपने लिए उपनिवेश। तो ये एक आर्थिक वातावरण तो बन गया था औद्योगिक क्रांति, और जिसका आरंभ हो गया था भौगोलिक खोजों के साथ ही। पुनर्जागरण के पहले ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है? कि आर्थिक लाभ के लिए लोगों के प्रयास जो हैं आरंभ हो गए थे काफ़ी पहले से ही। तो ये आर्थिक तत्व जो था लोगों के दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण पहले से ही, और 20वीं शताब्दी तक आते-आते ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने लगा था। और एक कहा जाए कि आर्थिक इतिहास को धीरे-धीरे लोगों ने इसे स्वीकार करना आरंभ किया, और इसका महत्व स्थापित होता चला गया मुख्य देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में। और इसकी एक और इसे अधिक ये मिला, बहुत अधिक क्या कहें इसे और अधिक प्रोत्साहन मिला जब 1892 में विश्व के जो चोटी ये का ये प्रथम क्या कहें नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अभी भी वो विश्व का पहले नंबर का विश्वविद्यालय है वो। उस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेज विद्वान विलियम जेम्स एशली को आर्थिक इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में पहली बार आर्थिक इतिहास विभाग को अलग किया गया सामान्य इतिहास से। ठीक है? आर्थिक इतिहास विभाग का अध्यक्ष बनाया गया ये विलियम जेम्स एशली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, लेकिन यहाँ ये ब्रिटिश इतिहासकार एशली को उसका एचओडी बनाया गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया, विभागाध्यक्ष बनाया गया। और इंग्लैंड की सामान्य जनता के प्रति जो है, एक और इंग्लैंड में भी एक प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार हुए जॉर्ज आनविन ने सामाजिक और आर्थिक इतिहास को के प्रति इन्होंने बहुत अधिक अपनी रुचि का प्रदर्शन किया और कई रचनाएं लिखी। अपनी रचनाओं के कारण ये प्रसिद्ध हैं, और इनका नाम है, इस इतिहासकार का नाम है जॉर्ज आनविन, ANWIN, आनविन। और इनकी रचनाएं हैं, पहली एक रचना है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 16th and 17th century। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 16th and 17th century। ये रचना 1913 में इनकी आई। जर्मनी में ऐसे ही एक इतिहासकार जिसका नाम था वर्नर सोमबार्ट की पुस्तक वार एंड कैपिटलिज्म, ये 1913 में ये भी आई। वर्नर सोमबार्ट ये जर्मनी का इतिहासकार था, वर्नर सोमबार्ट। इनकी रचना आई वार एंड कैपिटलिज्म, और इसमें उल्लेख है 18वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिकीकरण में युद्ध की क्या भूमिका है। औद्योगिकीकरण में युद्ध की क्या, यानी युद्ध का कितना प्रभाव औद्योगिकीकरण पर पड़ता है। ठीक है? तो ये आर्थिक इतिहास लेखन जो है, इस प्रकार इसका आरंभ हुआ। फेबियन सोसाइटी जो इंग्लैंड के जो उदारवादी सामाजिक सुधार समाजवादी सुधार लाना चाहते थे, और ये क्या कहें क्रमिक सुधारों के द्वारा, जनतांत्रिक सरकार के द्वारा इन सुधारों को लाना चाहते थे, उनके द्वारा ये आंदोलन आरंभ किया गया। और किस प्रकार ये टॉयनबी की रचना के बाद, उसके प्रकाशन के बाद, इस प्रकार वहाँ का जो उदारवादी या बौद्धिक
जो समाज था इंग्लैंड का, वो इसकी ओर बहुत अधिक आकर्षित हुआ, जो कि औद्योगिक क्रांति का जो समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा था, सामान्य लोगों के आर्थिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा था, उस प्रभाव की ओर इनका ध्यान आकृष्ट हुआ और वो इसके अध्ययन की ओर और अधिक क्या कहेंगे, प्रेरित हुए अध्ययन करने की ओर। तो ये आर्थिक इतिहास के साथ ही जुड़ा हुआ है सामाजिक इतिहास, जो तुम लोग के अध्ययन की विषय वस्तु है। जब तक हम लोग आर्थिक इतिहास को नहीं पढ़ते, सामाजिक इतिहास, ये अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हम आर्थिक इतिहास अध्ययन की पृष्ठभूमि में ही सामाजिक इतिहास का भी आरंभ हुआ है। इस इतिहास लेखन का आरंभ हुआ है, सामाजिक इतिहास लेखन। तो ये सामाजिक इतिहास लेखन को कहा जा सकता है कि आर्थिक इतिहास लेखन से ही जुड़ा हुआ, मतलब उसी का ये विस्तार है, उसी का एक्सटेंशन है। ये आर्थिक इतिहास लेखन का ही विस्तार है सामाजिक इतिहास लेखन। और कहा जा सकता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम लोग देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के मध्य में ये ब्रिटेन में इस विषय की ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी फैबियन समाजवादियों के द्वारा। तो अभी बताया, फैबियन समाजवादियों के द्वारा, जो कि उदारवादी थे और वो पूरी तरह से परिवर्तन लाना चाहते थे, आमूल परिवर्तन लाना चाहते थे। और इन्होंने इसमें बहुत क्या कहें, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सामाजिक इतिहास लेखन में। फैबियन सोसाइटी के विचारकों ने, जो कि उदारवादी थे, आमूल परिवर्तन लाना चाहते थे समाज में, वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है सामाजिक इतिहास लेखन में। और निम्न वर्गों पर क्या है कि औद्योगिकरण का भयंकर दुष्प्रभाव चारों ओर देखने को आ रहा था। इंग्लैंड जैसे जहां जितना अधिक पूंजीवाद या औद्योगिक क्रांति जहां जितनी सफल हुई, वहां उतने ही अधिक इसके दुष्प्रभाव भी सामने आए। और इंग्लैंड में तुम लोग जानते हो कि सबसे पहले और सबसे अधिक सफल औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता होगा, इतना तो जानते ही होंगे। और उसी दौरान यहाँ पर भारतवर्ष में भी उन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की है, जब उनका औद्योगिक क्रांति उधर इंग्लैंड में सफल हो रहा था। दोनों बिल्कुल समानांतर चला है। भारतवर्ष में इंग्लैंड की सत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और इंग्लैंड की अपनी औद्योगिक क्रांति, दोनों का एकदम समकालीन है दोनों। तो ये जो है इंग्लैंड में जो फैबियन विचारक, जो फैबियनवादी थे, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और जिन्होंने की औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभावों को, औद्योगिक प्रगति के, औद्योगिक क्रांति के सफलता के कारण जो आर्थिक और भौतिक प्रगति हुई इंग्लैंड में, उसके दुष्प्रभावों का अध्ययन इन उदारवादी विचारकों ने, उदारवादी बुद्धिजीवियों ने करना आरंभ किया था। और इसमें जो है सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नाम जिनका आता है, टॉयनबी तो है ही, टॉयनबी की रचना तो अपनी है ही, और उनकी रचना से प्रभावित हुए बहुत सारे जो उदारवादी विचारक थे, उदारवादी इतिहासकार थे, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने टॉयनबी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो उसमें एकदम आरंभिक विचारकों में एक तो है जे.एल. हैमंड और है बारबरा हैमंड। जे.एल. हैमंड और बारबरा हैमंड, इन लोगों ने इस कार्य को जारी रखा था जो टॉयनबी ने आरंभ किया था, जिस कार्य को, उसको इन्होंने जारी रखा। और इन्होंने कई रचनाओं को लिखा, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हुई थी जो उस काल में 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो बहुत लोकप्रिय हुई थी रचनाएं, जिन्होंने की समाजवादियों या समाज के जो एकदम निम्नतम वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति को उत्पन्न करने में इन रचनाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। जितना इन लोगों ने ये मार्मिक चित्रण किया है किसानों का, मजदूरों का, वो उससे बहुत अधिक आंदोलित हुए ये उदारवादी विचारक जो थे। जिसमें एक रचना है जो कि ये जे.एल. हैमंड और बारबरा हैमंड ने संयुक्त रूप से जो रचनाएं लिखी हैं, दोनों पति पत्नी थे। इनकी जो रचनाएं हैं, एक तो है द विलेज लेबरर यानी गांव का एक श्रमिक, ये 1911 की रचना है, 1911। द टाउन लेबरर, दूसरी रचना है द टाउन लेबरर, ये 1917 की रचना है। और तीसरी रचना है द स्किल्ड लेबरर,
यानी दूसरी रचना हुई कि शहर का श्रमिक, और तीसरी है द स्किल्ड लेबरर। स्किल्ड कहते हैं जो कुशल श्रमिक होते हैं, प्रशिक्षित और कुशल श्रमिक को कहा जाता है। और ये रचना आई 1919 में। 1911, 1917 और 1919 में ये तीनों रचनाएं सामने आई और इनका अस्तित्व सामने आया और कामगार वर्गों पर इसके प्रभाव, औद्योगिक क्रांति, कामगार वर्गों पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, इसको समझने के लिए और इसको दुनिया को बताने के लिए ये रचनाएं बहुत अधिक प्रभावशाली साबित हुई कि कितना प्रभाव पड़ा है गांव में, शहरों में, और जो स्किल्ड जो लेबरर हैं उन पर इसका कितना अधिक प्रभाव पड़ा है। और टॉयनबी और हैमंड जो ये दंपत्ति थे, और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ये यांत्रिक उत्पादन में परिवर्तन जो है, परिवर्तन ने श्रमिक वर्ग को सिर्फ हानि पहुंचाई है। इनका ये निष्कर्ष है कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, यांत्रिक क्रांति जो हुई है, इसमें क्या हुआ है, सिर्फ जो ये श्रमिक वर्ग जो है या निम्न वर्ग जो है उसे सिर्फ हानि पहुंची है। इनका ये निष्कर्ष है, इसको इन्होंने सामने रखा। और द विलेज, ये इसमें क्या देखो, इसकी क्या विषय वस्तु है। द विलेज लेबरर जो है, इसमें 16वीं से 20वीं 400 वर्षों के दौरान इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए परिवर्तन का विश्लेषण इसमें किया गया है। 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए, कैसे भूस्वामी वहां शक्तिशाली होते चले गए और उनकी नीतियों की आलोचना किस प्रकार से उसमें की गई है। और जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के पूर्व में ही, औद्योगिक क्रांति के आने के, क्योंकि औद्योगिक क्रांति नगरों में आई थी प्रारंभ में, गांव तक इसका प्रभाव पहुंचने में समय लगा था काफी, लेकिन इस औद्योगिक क्रांति के आने के पहले ही और वो इंग्लैंड के गांवों में कैसे भूपतियों की नीतियों के कारण वहां के जो सामान्य किसान थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति पहले से ही काफी ये दयनीय होती चली गई थी। औद्योगिक क्रांति यानी 19वीं शताब्दी के पहले से ही गांव की स्थिति में बहुत परिवर्तन आने लगा था भूमिपतियों की गलत नीतियों के कारण, जो जिससे कि वहां के किसान और श्रमिक जो हैं वो पीड़ित होने लगे थे। उसका द विलेज लेबरर में इसका वर्णन किया गया है, इसी का, ये हेमंड दंपत्ति ने जिसका विवरण दिया है। और टाउन लेबरर में विकसित होते शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के सामाजिक परिणामों का वर्णन किया गया है। टाउन लेबरर में शहर में मजदूरों पर जो क्या कहें, ये औद्योगिकीकरण का क्या सामाजिक परिणाम पड़ा, उसका इन्होंने वर्णन किया है, ये हेमंड दंपत्ति ने। लेकिन इन्होंने परिणामों का एक आशाजनक परिणाम नगरों में इसका सामने लाया है, आशाजनक परिणामों का आशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है द टाउन लेबरर में। और ये ब्रिटिश जनजीवन के अधिकांश पक्षों में फिर हम लोग एक और इतिहासकार का नाम हम लोग देखते हैं, एली हार्वे ने एक रचना लिखी है, द इंग्लिश पीपल इन 1815, द इंग्लिश पीपल इन 1815। और सामाजिक इतिहास में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और भी कई रचनाएं आई हैं, जैसे R.H. टाउने है, सिडनी और बेटिस वेब, आइलिन पावर आदि। क्या क्या हुए? R.H. टाउने, सिडनी और बेटिस वेब, आइलिन पावर आदि, इन्होंने भी अपने लेखन में इतिहास की शाखा को और अधिक विकसित किया है। एक और रचना आई, द कॉमन पीपल, ये आई 1938 में। द कॉमन पीपल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो GDH कोल और रेमंड पोस्टगेट के द्वारा लिखी गई है।
GDH कोल और रेमंड पोस्टगेट के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद एक पी थॉमसन की रचना, पी थॉमसन विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा इतिहासकार है ये। पी थॉमसन की रचना आई, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, ये रचना आई। और इसमें भी जो श्रमिक वर्ग है उसके उनकी चिंताओं को, उनके का क्या कहें, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है थॉमसन ने भी। ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास में। और इसके अलावा निम्न वर्ग की स्थिति और उनकी गतिविधियों पर आधारित है ये सारी रचनाएं। और अलग ढंग से इस पर विचार करते एक और इतिहासकार आए हैं जिनका नाम है ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन जो इन सबसे अलग हैं, ट्रेवेलियन इन सबसे अलग हैं। और उनकी रचना का नाम है इंग्लिश सोशल हिस्ट्री, इंग्लिश सोशल हिस्ट्री। ये 1944 की रचना है, ये बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। और राजनीति को अलग रखकर लिखे गए लोगों का इतिहास है ये। राजनीति का कहीं उल्लेख नहीं आया है, राजनीति का इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। राजनीति से अलग रखकर ये इतिहास लिखा गया है। और इसमें क्या है, अपने विषय के वर्णन में ये काफी, इससे क्या हुआ था कि काफी उस समय एक विवाद पैदा हो गया था, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इतिहास नहीं लिखा गया जिसमें कि राजनीति का उल्लेख ना हो। ये पहली बार इस प्रकार का एक प्रयास हुआ ट्रेवेलियन के द्वारा, जिसने कहीं भी किसी राजनीतिक घटना का उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ आर्थिक घटनाओं का, आर्थिक और समाज पर उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखें कि जर्मनी में भी इस प्रकार का प्रयास किया गया है, सामाजिक इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। और इस दिशा में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है वो है कार्ल लैम्प्रेस्ट के द्वारा। कार्ल लैम्प्रेस्ट के द्वारा, कार्ल लैम्प्रेस्ट के द्वारा उन्होंने क्या है कि ये सामाजिक इतिहास को इन्होंने एक बहुत ही विद्वतापूर्ण ढंग से और बहुत ही क्या कहें, अपने एक गहन अध्ययन और विद्वतापूर्ण ढंग से उन्होंने सांस्कृतिक, जर्मनी के लोगों के सांस्कृतिक विकास का चित्रण प्रस्तुत किया है। कार्ल लैम्प्रेस्ट ने सांस्कृतिक विकास, लोगों के सांस्कृतिक विकास पर एक अत्यधिक गहन और विद्वतापूर्ण ये रचना लिखी है इन्होंने। और फ्रांस में फिर हम लोग देखते हैं कि मार्क ब्लॉक के द्वारा, ये बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए मार्क ब्लॉक, ये समाजवादी इतिहासकारों में बहुत प्रसिद्ध नाम है एक, मार्क ब्लॉक का। इनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिनल कैरेक्टर, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ओरिजिनल कैरेक्टर्स ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री, ये 1931 में लिखी गई। ओरिजिनल कैरेक्टर्स ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री। फ्रेंच हिस्ट्री इसलिए महत्वपूर्ण है कि फ्रांसीसी क्रांति, वहीं पे क्रांति सबसे बड़ी विश्व की वहीं हुई है, इसीलिए उसका अध्ययन विशिष्ट है। और उसने मनुष्य के भौतिक परिवेश और सामाजिक समस्याओं के मध्य, जो भौतिक परिवेश जो होता है मनुष्य का और जो उसका सामाजिक संस्थाएं हैं, उन दोनों के बीच आंतरिक संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया है। भौतिक परिवेश कहते हैं जिसमें मनुष्य रहता है, ठीक है, उसके आसपास का वातावरण, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, उसके अलावा उसका रहन सहन, वहाँ की पारिस्थितिकी, उसको भौतिक अवस्था कहते हैं। तो ये जो है भौतिक परिवेश और सामाजिक जो संस्थाएं हैं, उन दोनों के बीच आर्थिक संबंधों पर प्रयास डालने का प्रयास किया है मार्क ब्लॉक ने। और एक और इसकी प्रसिद्ध रचना है फ्यूडल सोसाइटी, बहुत विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं इसकी ये सभी। फ्यूडल सोसाइटी 1939-40 की लिखी हुई रचना, फ्यूडल सोसाइटी, सामंती समाज।
और ओरिजिनल कैरेक्टर्स ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री, इसका अर्थ समझ रहे हो? फ्रांसीसी इतिहास का मौलिक चरित्र, उसका अर्थ हुआ फ्रांसीसी इतिहास का मौलिक चरित्र। और फ्यूडल सोसाइटी यानी सामंती समाज 1939-1940 में लिखी गई रचना, इसमें मध्यकालीन यूरोपीय समाज को समझने का प्रयास किया गया है। मध्यकालीन, जो मध्यकाल में वहां भी क्या था, सामंतवाद था, का प्रयास किया गया है। और ये अभूतपूर्व और अद्वितीय रचना थी, और ये समाज को भी उसने, ये मार्क ब्लॉक का कहना है कि ये समाज भी अभूतपूर्व और अद्वितीय समाज था। बहुत अधिक आर्थिक और क्या कहें, सांस्कृतिक विकास और शैक्षणिक विकास हुआ है इस काल में, बौद्धिक विकास हुआ है, ये इनका कहना है मार्क ब्लॉक का। अभूतपूर्व कहा है उन्होंने मध्यकाल को, यूरोप के जो सामंती काल था, सामंती समाज था। उन्होंने ये उसके अलावा उन्होंने कई रिसर्च जर्नल भी उन्होंने लिखे हैं, शोध पत्रिकाएं भी लिखी हैं, जिनमें एक प्रसिद्ध है एनल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री। एनाल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री। एनाल्स कहते हैं गाथा को, चरित्र चित्रण को, ठीक है। एनाल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री यानी आर्थिक और सामाजिक इतिहास की गाथा करके इनकी पत्रिका आती थी, जो उन्होंने एक और अपने काल के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार लूसियन फेब्रे के साथ मिलकर ये शोध पत्रिका निकाली थी, ठीक है, रिसर्च जर्नल इन्होंने निकाला था। तो ये है। अब हम लोग ये देखें, हम लोग इतिहास, आर्थिक और सामाजिक इतिहास का इतिहास तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आगे कि ये कौन कौन से प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं इस क्षेत्र के। अजय, कुछ अच्छा, तुम्हारा रिपोर्ट आया? नहीं, मैं अभी तक तो कोई रिपोर्ट भेजा ही नहीं, वो लोग हम चेकअप कराए नहीं। अच्छा, ठीक है, चलो आ जाएगा सब। छोटे छोटे सामंतों को अपने अधीन कर लिया, ठीक है, और इस प्रकार बड़े बड़े राष्ट्रों की स्थापना हुई। इंग्लैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस, ये सभी जो थे सब छोटे छोटे सामंत थे यहाँ पर। लेकिन उन्हीं में जो सबसे शक्तिशाली सामंत था, उसने फिर बड़े राजतंत्र की नींव डाली। और अभी जितने भी बड़े बड़े राजतंत्र थे, जैसे बोर्बोन वंश था यहाँ का, फ्रांस का, या फिर यहाँ का जो दो राजवंश है, ट्यूडर और क्या है, ट्यूडर और एक क्या राजवंश है, ये इंग्लैंड में, ये सभी उसी काल के हैं वो शासक अपने में। या फिर जो नॉर्वे का शासक है, वो पुर्तगाल का, नीदरलैंड के, ये सारे के सारे शासक जो हैं आरंभ में, वो वहाँ के आज से 700 वर्ष पहले वहाँ के सामंत थे वो। लेकिन शक्ति इन्होंने बहुत अर्जित की, आसपास के छोटे छोटे सामंतों को अपने अधीन करके इन्होंने विशाल राष्ट्रों की स्थापना की, और ये राजा बन गए। और ये राजतंत्र जो है समाप्त हुआ, फिर यूरोप में उसका दौर आरंभ हुआ है। इसके बाद क्या कहें, धीरे धीरे राजतंत्र वहां समाप्त हुआ। एक नाम मात्र का राजतंत्र जो है वो इंग्लैंड में है, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। नीदरलैंड में भी है, नॉर्वे में भी है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के शासक हैं। वास्तविक शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। कोई उनके पास वास्तविक सत्ता नहीं है। सब जगह प्रजातंत्र आ चुका है, सभी यूरोपीय देशों में। तो वहां सबसे पहले क्या आया है? सामंतवाद,